क्या लग रहा है आपकी बार प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी, उज्जवल रमणसिंह, रमेश पटेल और काफी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो रण में है और किसके बीच में टक्कर होने वाली है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 900 थी और अब साल भर में फीस 4000 है। आप बताइए, कोई भी गरीब है वो 4000 साल भर में फीस नहीं भर सकते। मैं मान रहा हूँ फीस नहीं भर सकते, तो भी 4000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है वहाँ की। अच्छा, 7वें चरण में वहाँ चुनाव है। 7वें चरण में किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? हम लोग दोनों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, दोनों से खुश नहीं, क्योंकि 17 जाति को जो आरक्षण की बात करते हैं वो आरक्षण देते नहीं है। तो मोदी जी आए थे आपके क्षेत्र में, आप जहाँ चुरमुरा लगाए, मोदी जी को सुना? सुने, बहुत सुने। हाँ। वो तो पहले बता रहे थे कि 17 जाति को आरक्षण देंगे, बिंद केवट मला निषाद 17 जाति को। हाँ। आज तक तो दिए नहीं, 10-22 का कार्यकाल बीत गया। और हालांकि आपको बता दूं, प्रयागराज वो क्षेत्र है जहां पर अतीक अहमद जैसे माफिया का दबदबा रहता था। अतीक अहमद जैसे माफिया यहाँ राज करते थे, लेकिन कहा जाता है बीजेपी सरकार में माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि यह देखना बाकी रह गया है, क्या जनता खुश है माफिया को मिट्टी में मिलाकर? क्या वो जनता आज बिना माफिया के जी रहा है, या कहूँ लोगों से त्रस्त तो नहीं है? आज वर्तमान सरकार है, क्या वर्तमान किस सरकार में भी माफिया पैदा हो रहे हैं? कुछ इसी मुद्दे पर लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में भी लोगों का मकान गिराया जा रहा है, चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे बराबर। आखिर लोगों के बीच में क्या कुछ राय है? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार बेनवंश धैकार जी। हमारा घर कोराव है साहब, कोराव तहसील जी। जिला इलाहाबाद है जी। तहसील कोराव है जी। गांव नथोपुर सिकरो है। हमारा मकान इंदिरा आवास कॉलोनी बना था, हमारे गांव के डिप्टी मिश्रा दमंगई के अनुसार हमारा मकान गिरवा दिए, हमारा मकान तोड़वा के अपना वहाँ पे स्कूल बनवा लिए। अच्छा, हमारे मकान, हमारे जमीन अच्छा, पे। आपका मकान आपको बेघर करने के बाद तोड़वा दिया गया? हाँ जी। योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिला दे रही है और अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। आपने एक उनका भाषण सुना होगा, मिट्टी में मिल गए। आप यही नहीं, प्रयागराज के किसी भी चौराहे पे चले जाएंगे, जहां पर देखेंगे बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, माफिया मिट्टी में मिल हाँ गए। भैया, क्या आप सहमत है माफिया मिट्टी में मिल गए? नहीं, अब माफिया तो तैयार हो रहे हैं सर, माफिया तैयार हो रहे हैं, मकान तोड़वाया जा रहा है, माफिया तैयार हो रहे हैं, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। हम दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़े, हमारा कुछ सुनाई नहीं हुआ। हाँ, आपके जैसे पता नहीं कितने गरीब लोगों को बेघर किया गया होगा। बहुत बेघर हुए हैं। हाँ जी, बहुत हुए हैं। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि मेरी विनय निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए। कहाँ का मामला, पूरा मामला कहाँ का है? कोराव तहसील सिकरो नथोपुर ग्राम सभा। अच्छा, जो स्कूल बनाई गई है क्या प्राइवेट स्कूल है कि सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है साहब। यानी कि आपका मकान गिराने के बाद उस जमीन को कब्जा किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर प्राइवेट स्कूल बनाया जाता है? प्राइवेट स्कूल। पहले मेरा पिताजी के नाम से इंदिरा आवास कॉलोनी बना था, उसमें कॉलोनी गिरा के अपना उसमें स्कूल बनवा लिए। ये शिकायत आपने उच्च अधिकारियों तक या कहूँ राजस्व विभाग को की? तक गए सर, लखनऊ तक गए, कोई सुनाई नहीं हुआ। लखनऊ तक हमने गया। अच्छा, आपकी नजर में क्या जो माफिया है वो मिट्टी में मिल गए कि नहीं? अब माफिया यही तो है, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, डिप्टी मिश्रा वही तो है हमारे मेन मतलब। तो देखिए, ये है प्रयागराज, वो प्रयागराज जहां पर संगम 3 नदियों का मेल होता है, वो प्रयागराज जहां पर बीजेपी सरकार कहती है कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि एक माफिया को मिट्टी में मिलाने से काम नहीं चलेगा। महोदय, आप अपने सरकार के अंदर बैठे मंत्री और नेताओं के बीच में जब उनका बायोडाटा निकालिए, आखिर वो कितना गरीबों को सता रहे हैं, कितना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तब जाकर मालूम चलेगा क्या माफिया अभी भी जिंदा है या कहूँ राज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं और भी बात करें, जैसा कि इन्होंने कहा, इन्होंने एक सवाल, भाग रहे हैं आप क्यों? इन्होंने कहा हमारा घर गिराकर एक मंत्री ने वहाँ पर अपना स्कूल बना दिया, वो प्राइवेट स्कूल। मैं मानता हूँ स्कूल शिक्षा का केंद्र होता है, शिक्षा की मंदिर कही जाती है, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर शिक्षा का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ उन्होंने गलत किया है और फिलहाल अगर इनका जमीन हड़पा है तो उसके बदले में इनको दूसरी जगह देना चाहिए। अगर वो मौके की जमीन थी, अगर लिया गया है तो उसके बदले में दूसरी जमीन देना चाहिए उसको।
ये नहीं कि उसको बेघर कर देना चाहिए। अरे बहुत जगह पे कब्जा किए हैं सर, अभी हरिजन आबादी कब्जा ही कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कब्जा हो रहा है। अभी अगर पुलिस जाएगी तो देखेगी वहाँ कब्जा हो रहा है, अभी भी कब्जा कर रहे हैं, मिट्टी गिरा के हरिजनों का जमीन कब्जा कर रहे हैं। लेकिन गरीबों को, हरिजनों को, SC/ST को न्याय नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। उस गाँव कुराव सभा में तो मिल ही नहीं रहा है, कुराव में, कुराव तहसील में गरीबों का कोई सुनाई नहीं। अच्छा, मोदी जी एक नारा दे दिए है, अब की बार 400 पार। वो तो 400 पार तो है ही भाई, आदमी इंतजार कर रहा है कि चलो हो सकता है अब की बार, हो सकता है आ जाएंगे तो अब की बदल सकता है काम, लेकिन अब यही बस लास्ट है ये। अच्छा, आपने जनसभा में मोदी जी को सुना? हाँ सुना, बैठे थे, देख रहे थे, सुन। क्या कहें? अब उनकी बात को तो भाई बातें उनकी अलग है, वो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, उनके बात का तो बातें। चलिए आइए प्रयागराज के जनसभा में, हालांकि लोग अब धीरे धीरे चले गए हैं, जो लोग बचे हैं उनसे बराबर वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर लोग किसकी सरकार बनाएंगे, आखिर लोगों के बीच में क्या कुछ है समस्याएं। हमारे साथ एक माता जी है, एक दीदी है, पानी बेच रही है। हाँ तेजी से बोलिए। हाँ, पानी बेच रहे हैं। गर्मी में हमको लगता है प्यास लग रही है आपको, लेकिन पानी पी नहीं रही है। नहीं, पानी पी रहे हैं, पानी मेरे पहले रही। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को सुना? सुना क्या? अच्छा, मोदी जी यानी कि बीजेपी सरकार आप लोगों के लिए कैसा कार्य कर रही है? ठीक है, सब बहुत उदास मन से बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ? सब ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? हम कीड़गंज गए, इलाहाबाद। कीड़गंज। अच्छा, आवास वास मिला उला है, घर और है? नहीं भैया, घर नहीं ना। हाँ। प्रधानमंत्री कहते हैं आवास योजना के तहत गरीब महिलाओं को लिए निकाय तो है भैया, जब मिल जाए तो जानते हो ना। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, कई चक्कर फार्म भरा मिला है नहीं ना, किराए पे तो है ही। कैसे जीवन यापन कर रही है? एक लड़का है, एक 2 लड़कियां नहीं आए। जीवन कैसे यापन कर रही है? ये बेच पानी रहे हैं। पानी हाँ। बेचकर। अच्छा, डेली ऐसे बेचती है? नहीं, डेली में वो लड़का है कि कम उम्र के वो गाड़ी चलाता है, बैठ रहे। तो आइए यहाँ पर जो मुरमुरा लगा है, यानी कि दुकान लगाए, हम बराबर लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं आखिर लोगों के बीच में क्या कुछ है। क्या नाम हुआ भैया? नरसिंह बिन, जिला गाजीपुर। अच्छा, क्या बेच रहे हैं? चुरमुरा बेच रहे हैं। चुरमुरा बेच रहे हैं। हाँ जी। कमाई उमाई बढ़िया चल रही है? कमाई में थोड़ा बहुत हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है धंधा। मोदी जी आए थे आपके क्षेत्र में, आप जहाँ चुरमुरा लगाए, मोदी जी को सुना? सुने, बहुत सुने। हाँ। वो तो पहले बता रहे थे कि 17 जाति को आरक्षण देंगे, बिंद केवट मला निषाद 17 जाति को। हाँ। आज तक तो दिए नहीं, 10-22 का कार्यकाल बीत गया। और संजय निषाद भी कह रहे थे कि 17 जाति को आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आरक्षण की बात पर चुप बैठे। यही मेरा कहना है, भाजपा की सरकार आई तभी नहीं खुश, और कांग्रेस की सरकार आई तभी नहीं खुश। यानी कि 17 जाति का दोनों ने वादा करके के अपना ही की इस्तीफा दे दिया। यानी कि किसी सरकार में गरीबों के लिए नहीं सोचा जा रहा है ना। गरीबों को कहाँ से? 10% तो ठाकुर और ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया, और 17 जाति को कहाँ आरक्षण दिया गया? बताओ, 10% अब आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? यही मैं निवेदन है कि जिला गाजीपुर बिन नरसिंह बिन बोल रहा हूँ। गाजीपुर से जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप? यही चुरमुरा बेच कर रहे हैं जीवन यापन। हाँ जी सर। अच्छा, किसकी सरकार आप बनाना पसंद करेंगे? 10 साल मोदी सरकार रही, अब आप गाजीपुर से है। अब अच्छा, गाजीपुर में चुनाव हो नहीं? हाँ, गाजीपुर को तो 1 तारीख को वोट पड़ना है। वोट दिए? अभी 1 तारीख को वोट पड़ना है। 7वें चरण का। अच्छा, 7वें चरण में वहाँ चुनाव है। 7वें चरण में किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? हम लोग दोनों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, दोनों से खुश नहीं, क्योंकि 17 जाति को जो आरक्षण की बात करते हैं वो आरक्षण देते नहीं है। तो देख सकते हैं ये हालात है जी। क्या और क्या कहना चाह रहे हैं? यही हम लोग तो थोड़ा रोजगार धंधा कर रहे हैं, जी रहा। हालांकि गरीबों के लिए आप देख सकते हैं, बराबर वार्ता करने का प्रयास करें हमारे साथ। कहाँ की रहने वाली है? आंध्रा, अदोनी। आंध्रा। हिंदी बोल लेती हैं? तेलुगु हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। सरकार किसकी बनाएंगी? मेरे को मालूम नहीं। मैं ही बोलता ये ऑटो वाली 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बोलता, उन्हें गंदा करती, उन्हें ये बेचारे उन्हें चोरी करती। क्या करना, भगवान देखना पड़ता। उन्हें देखे तो छोटा छोटा देखता, भगवान पूरा देखता। हाँ, मैं यही बोलता भगवान को नमस्कार करके को अच्छी देव अच्छी को बोलता भगवान का। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे। इधर चुरमुरा लगाए लोग हैं, लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो
रोजी रोटी चलाकर काम करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं। भैया क्या बना रहे हैं? भैया चुरमुरा बेच रहे हैं भैया, राहुल दिखाइए, राहुल दिखाइए। हम चुरमुरा बेच रहे हैं। चुरमुरा बेच रहे हैं। हाँ भैया। मोदी जी को सुना आज? हाँ मोदी जी को सुना भैया। क्या कुछ कहे मोदी जी? हाँ मोदी जी ने कहा कि 400 पार का नारा है। हमारे योगी जी ने भी गोरखपुर क्षेत्र से सन 2007 से पहले तो संसदीय लड़े थे, विधायक थे वहाँ के, और हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। हमारा गांव चौखड़ा बाजार है, जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज, ब्लॉक भनवापुर के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, 1 तारीख को चुनाव है, हाँ किसकी सरकार बनाएंगे? भैया हम तो बीजेपी के बनाएंगे। बीजेपी। हाँ। क्या काम अच्छे लग रहे हैं? हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है। यह है कि कहीं भी रहो, धंधा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, इसलिए मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। आइए और भी लोगों से बात कर। जी जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, और मैं अखिलेश सरकार से नाराज़ हूँ, इसलिए कि सन 1992 में श्री माता प्रसाद पांडे इटवा विधानसभा से जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो मेरा हाथ टूट गया था। मैंने उन्हें फूलों का माला पहना के, गजरा पहना के सब कुछ उनको स्वागत करा था, मगर आज तक हम उसके लिए वोट भी हमारे पिताजी मांग रहे थे, मगर आज तक वो कोई काम नहीं किया। और बीजेपी सरकार हमको अच्छा लग रही है। हम उसका सन 1992 से आज तक मैं बीजेपी को समर्थन करते आया हूँ और वोट देते आया हूँ। तो बहुत अच्छी बात। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि रैली समाप्त होने के बाद लोगों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? अवनीश मिश्रा। कहाँ के हैं? मैं प्रयागराज से। अच्छा, मोदी जी को सुना? बिल्कुल सुने। क्या लगा कुछ? उनके जैसा प्रधानमंत्री ना कोई हुआ है ना होगा। बिल्कुल। आपको यहाँ पे दिख रहा है आज यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को। कैसी सुविधा की बात कर रहे हैं? यहाँ प्रधानमंत्री के आने की वाली सुविधा की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय विकास की बात? क्षेत्रीय विकास और आने दोनों की सुविधा हमको मिल रही है। अब आने की बात जब करेंगे तो भाई वो प्रधानमंत्री, उनके हाथ में सत्ता है, उनके पास पूरी व्यवस्था है, उनका व्यवस्था टाइट, जाहिर सी बात रहेगा, उनके पास प्रशासन है। देखिए, इससे पहले भी जो सरकार थी उसमें भी व्यवस्था टाइट रहनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। अभी आप देख रहे हैं ये बगल में पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमेशा आए दिन जाम लगता है, लेकिन आज मोदी जी की वजह से काफ़ी हर तरफ देखिए पुल का निर्माण किया जा रहा है और इतना बदलाव हो चुका है। मेट्रो से लेके हर चीज़ यहाँ पे विकास हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई आज किसके घर में जो साइकिल चलते थे आज वो बाइक से चल रहे हैं। महंगाई किसके पास आईफोन नहीं है या फ़ोन नहीं है। आज 60 रुपए से पेट्रोल कह रहे हैं 98 रुपए में हो गया। आज जो 20 लाख की ज़मीन थी आज वो 40 लाख की हो गई है। इसके लिए लोग नहीं कह रहे हैं कि जो ज़मीन 20 लाख की है 20 लाख की बेचे, मतलब उनको पेट्रोल दिख रहा है कि क्या कहते हैं 68 रुपए से 98 हो गया। पेट्रोल, डीजल, साग सब्जी, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, ये डायरेक्ट लोगों की जेब पर असर डालती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। असर डालती है तो उसके हिसाब से सैलरी की इनकम भी तो बढ़ रही है। ऐसा पहले सैलरी कितनी थी? एक लेबर की पहले सैलरी थी 200 रुपये महीने डे के हिसाब से, आज वही लेबर 500 रुपये लेता है। तो क्या कहते हैं, अगर आदमी का पैसा बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। अगर हमेशा 60 रुपये में पेट्रोल मिलेगा तो आगे आपका क्या होगा विकास? आखिर उनको आगे भी तो विकास करना है। क्या कहते हैं? क्या लग रहा है भैया, आप तो सब युवा है, युवाओं के नज़र में बीजेपी सरकार कैसी काम कर रही है? आज का युवा टोटली बीजेपी पे डिपेंड है। वो कुछ युवा होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, वो वैकेंसी आ रही है, आपके अंदर दम हो आप क्वालिफाई कीजिए, आपके अंदर दम हो आप वैकेंसी लीजिए, जॉब लीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, यूपी पुलिस आरओ का पेपर लीक हुआ, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, और वो गरीब इंसान इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज बहुत बड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा केंद्र की बात कर रहा हूँ। यह ISPCS की फैक्ट्री कही जाती है। यहाँ से बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं। यहाँ पर छात्र बड़ी मेहनत से आकर तैयारी करते हैं और बाद में नतीजा ये होता है पेपर लीक हो जाता है। लोगों के बीच में, लोगों के दिल पे और युवा के दिल पे क्या बीतती है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मेन कैंपस। तो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं। और रही बात पेपर लीक होने की, तो पेपर लीक हुआ है, 2 महीने बाद फिर पेपर होगा, तो आप और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए दम हो तो। हाँ, इसमें पेपर लीक कोई क्या पारदर्शी पेपर नहीं कराया जाता? क्या
प्रशासन जो है उच्च अधिकारी जो है इस पर क्या पहले नजर नहीं देते? जब लीक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ छात्रों को दोबारा तैयारी करना पड़ता है, काफी छात्र टूट जाते हैं। हाँ, ये तो है। मैं मानता हूँ कि अधिकारियों ने गलती की है, लेकिन उस गलती को तुरंत ही तो निर्णय लिया गया है। पेपर लीक हुआ, अगर पेपर न लीक होता, वैकेंसी क्लियर करा दी जाती तो दिक्कत होता। तो अधिकारियों पर फिर से आरोप लगा है, पेपर लीक हुआ है, एग्जाम फिर से होगा, एग्जाम कराया जाएगा। आप एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए। हाँ, 1-2 महीने आप वेट करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वो गरीब किसान, गरीब का लड़का जो अपना घर, अपनी ज़मीन या कहूँ अपने माँ बाप के गहने जो गिरवी रखकर पढ़ाई करता है। आपको मालूम होगा, यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लड़के हैं तो कोई फार्चूनर से भी आता होगा, तो कोई साइकिल से भी आता होगा, किसी के पास साइकिल भी नहीं होती होगी। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्टेशन पर रात गुजार कर पढ़ाई करते होंगे। तो सरकार को इन सब बातों पर तो सरकार इस पे ये बात नहीं है कि आप बोले सरकार नहीं, सरकार एक्शन ले रही है। सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने दोनों पेपर रद्द कर दिए, तो उस पर सरकार काम कर रही है। मान रहे हैं कि मिस्टेक हो रही है। कोई सरकार पूर्ण नहीं है, हर सरकार में कुछ न कुछ कमियां हैं और हर सरकार सुधार कर रहा है। लेकिन हम लोगों को, युवाओं को और भारतवासियों को, जो सरकार कम दोषी है और कम गलत काम कर रही है उसको लाना है सत्ता में। बाकी सरकार पूर्ण नहीं है। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4% फीस वृद्धि हुई, जो कि सीधे गरीब जनता पर और गरीब लोगों पर उन छात्रों पर असर डाला गया। छात्र काफी दिन आंदोलन किए। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो आंदोलन था, तो क्या इस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक सवाल है, हाँ या नहीं जवाब दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 900 थी और अब साल भर में फीस 4000 है। आप बताइए, कोई भी गरीब है वो 4000 साल भर में फीस नहीं भर सकते। मैं मान रहा हूँ फीस नहीं भर सकते, तो भी 4000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से पैसा बढ़ाना जरूरी भी था। वहाँ व्यवस्था डेवलपमेंट हुई है। आज आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके कैंपस चकमका रहा है, तो ये किसकी वजह से? ये छात्रों का ही पैसा लगा हुआ है, उसमें पानी की व्यवस्था हुई, सारी व्यवस्थाएं हुई, तो पैसा जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। यानी कि जब आप रोडों पर चलते हैं, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन का काम हुआ, रोडों का काम हुआ, तो आपने एक शब्द कहा कि छात्रों के पैसे से उसकी व्यवस्था हुई, तो लोग आप कैसे कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सरकार करा रही है? आमतौर टोल गेट बनाए जाते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोग फीस दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे और आपका यही पैसा जा रहा है टैक्स के जरिए। वो तो मैं आपको बताऊं, ये रोड जो बन रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो वो सरकार पैसा दे रही, तो आपकी जेब से ही काम हो रहा है। ये बात तो सही है आपका। लेकिन रही बात फीस वृद्धि की, तो 4000 फीस एक साल में हमको नहीं लगता ज्यादा है। आप बताइए मिश्रा जी, 4000 फीस अगर एक साल में लग रहा है किसी भी कोर्स का, तो कौन सा ज्यादा है? और स्कॉलरशिप भी आते हैं, तो बताइए। पहले की सरकार में स्कॉलरशिप नहीं आती थी? स्कॉलरशिप आती थी, पहले की सरकार में भी थी। फीस बढ़ी हुई है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था भी डेवलपमेंट हुई है। प्रोफेसर चेंज हुए हैं, कई नए प्रोफेसर आए हुए हैं, पढ़ाई की व्यवस्था सुधर रही है। अब आप विश्वविद्यालय में देखिए, पहले के अपेक्षा पढ़ाई की व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। अच्छा, आए दिन छात्र आंदोलन करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आपको मालूम होगा छात्र संघ जो चुनाव होता था, उस चुनाव को जब से यह सरकार आई बंद करा दी गई। इससे भी छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है। आपकी नज़र में यह चुनाव बंद होना ठीक था कि इसको पुनः चालू किया जाए? मैं बताऊं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर है और शिक्षा के स्तर में चुनाव इतना जरूरी नहीं था। चुनाव बंद हुआ, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर, अगर आप वहाँ चुनाव कराएंगे, काफ़ी लड़के भटकेंगे और चुनाव में रैलियाँ निकलेंगी, बहुत प्रचार होगा, बहुत धूम धड़ाका होगा, तो ये शिक्षा पे असर पड़ेगा। और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भैया नैनी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, एडीए का। आज प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आए थे हमारे इलाहाबाद में। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी, तो अभी मैं साइकिल से आया तो मैंने जानकारी लिया है। सुनने के लिए चले आए, लेकिन देर से देखने के लिए आया हूँ भाई कैसा यहाँ का माहौल है, यहाँ के युवा का कैसा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आए हैं, और देखा तो अभी कुछ है नहीं, सब लोग चले गए हैं, आए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग उसके विषय में गलत कमेंट कर रहे हैं, अजीब टाइप के कमेंट कर रहे हैं। ये करना ठीक बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, लोग एक घर नहीं चला पा रहे सही से, वो तो पूरा देश चला रहे हैं। उनको भी हर चीज़ लेकर चलना पड़ता है। देश का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, पीओके का मुद्दा है, 370 है, कश्मीर है, आतंकवाद का मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, NIC है, CA है। काफ़ी मुद्दे हैं देश के हित के लिए बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए। वो भी अपने हिसाब से और अपने लगन और मेहनत
मेहनत से सब कुछ को साथ लेके चल रहे। देश के प्रधानमंत्री हर वर्ग को साथ लेके चल रहे। कोई भी ऐसा काम बताइए जिससे प्रधानमंत्री मोदी को उसके योजनाओं का फ़ायदा ना हुआ। कोई भी ऐसा योजना बताइए। वो वैक्सीन जरूर लगवाया होगा, एक ना एक वैक्सीन का फ़ायदा उसको जरूर हुआ। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो कोविडशील्ड वैक्सीन थी, जब तक कोविडशील्ड कंपनी ने ये नहीं स्वीकार किया था कि इससे हार्ट अटैक आ सकता है, उनका तब तक उसमें तस्वीर रहती थी प्रधानमंत्री की। जैसे ही कहीं ना कहीं WHO के माध्यम से उसको उनकी तस्वीर हट गई, जब वो स्वीकार किए कि हमारी वैक्सीन से कोविडशील्ड से लोगों को कुछ परसेंटेज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो विपक्ष आरोप लगा रहा, मैं पर्सनल नहीं कह रहा, तो उनकी तस्वीर हट गई उस पोस्टर से। तो विपक्ष का आरोप लगाने दीजिए, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी अपनी दुकान चला रहे नहीं, प्रधानमंत्री अपनी दुकान नहीं चला रहे, वो तो देश चला रहे। वो तो कोविड के टाइम सब किसी तो आपने एक शब्द कहा, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। विपक्ष अपनी दुकान चला रहे। प्रधानमंत्री जो है कोविड के टाइम में बाहर से हमारी देश, आपको पता नहीं हमारे देश का जो कोविड है वो बाहर चला गया था। बाहर के लोग उसको मंगाए थे। मैं उस देश का नाम नहीं आया, इजराइल है, उसने हमारे देश के कोविड मंगाए थे। उन्होंने कोविड के लिए भारत की तारीफ की थी, और जब कोविड यहाँ से गए थे तो उसने भारत की तारीफ की थी। वो अपने देश की सुरक्षा, हमारे देश का सुरक्षा कवच उसने माना था। तो कोविड का इंजेक्शन तो हम भी लगवाए, हम तो सही है, हमें तो कुछ हुआ नहीं है, हम तो पूरा दौड़ सकते हैं, आपको भी बातें कर सकते हैं। चलिए पैदल, आप कहाँ तक चलेंगे हमारे साथ, चलिए। तो कोविड और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ के हैं भैया? मैं लोकल हूँ। लोकल है। क्या लग रहा है अब की बार प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी, उज्जवल रमणसिंह, रमेश पटेल और काफी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो रण में है, और किसके बीच में टक्कर होने वाली है? एक यादव हूँ, लेकिन बात ये करूँगा कि इस बार भी मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, प्रयागराज की बात कर लीजिए। प्रयागराज में विकास किस तरीके से हो रहा है? विकास देखिए, हमारे यहाँ पे जितनी भी आज रोडें आज चल रहे हैं, ये 10 साल, मेरी एज तो 25 है, लेकिन मैं 10 साल में जो देख रहा हूँ वो योजनाएं मोदी जी की अच्छी लगी मुझे। मैं भी आज पहली बार ही वोट करूँगा।